तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिहेवियर का एक टॉपिक है। टॉपिक को कहते हैं अभिप्रेरणा। क्या कहेंगे? अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा के बारे में आज पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमारे 5 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। यह बिहेवियर जो हमारे RS मेंस के पार्ट 3 मतलब जो पेपर नंबर 3 है उसका एक सब्जेक्ट है बिहेवियर। उसका ये पार्ट 6 रहेगा हमारा आज का। तो शुरू करते हैं बिहेवियर के बारे में। बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर से तात्पर्य होता है प्राणी की एक ऐसी मानसिक और शारीरिक अवस्था। बिहेवियर का मतलब होता है प्राणी की क्या ऐसी मानसिक और शारीरिक अवस्था से जो क्या है प्राणी को उसकी वर्तमान आवश्यकता मतलब लक्ष्य की पूर्ति के लिए उद्वेलित करती है, मतलब आगे बढ़ाती है। और ऐसे होता है ना कि जैसे कई बार क्या है हमारी इच्छाएं क्या करती है, आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करती है। क्या हमारी इच्छाएं क्या हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करती है। तो वही हमारी क्या कहलाती है, हमारी अभिप्रेरणा कहलाती है एक तरह से। एक बार वापस से बता देते हैं, प्रॉपर परिभाषा लिखेंगे तभी परीक्षा में बेहतर मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें एक बार वापस बताते हैं कि अभिप्रेरणा क्या होगा। अभिप्रेरणा से तात्पर्य प्राणी की एक ऐसी मानसिक और शारीरिक अवस्था से, कि शारीरिक अवस्था हो या मानसिक अवस्था दोनों हो सकती है, जो प्राणी को उसकी वर्तमान आवश्यकता या लक्ष्य की पूर्ति के लिए उद्वेलित करती है या फिर आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेरित करती है। तो उसे हम क्या कहेंगे? अभिप्रेरणा कहेंगे। अब हम बात करेंगे मॉर्गन और किंग क्या कहते हैं इसके बारे में। तो मॉर्गन और किंग के अनुसार अभिप्रेरणा से तात्पर्य क्या है? एक प्रेरक और एक कर्षण बल से। क्या? एक प्रेरक तथा एक कर्षण बल से। कर्षण प्रेरक मतलब आगे बढ़ाने वाला, और आकर्षण भी मान सकते हैं इसको। कर्षण बल मतलब जिसकी तरफ आप आकर्षित होते हो, तो वो वाला बल जो खास लक्ष्य की तरफ या और क्या खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। जो क्या करता है? खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। तो हम देख सकते हैं मॉर्गन और किंग की बात कर रहे हैं। तो मॉर्गन और किंग के अनुसार क्या है? अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक और कर्षण बल से जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। तो अब इसको देख सकते हैं अभिप्रेरणा की बात से याद करेंगे। फिर इसके बाद आता बैरोन। कौन आता? बैरोन। तो बैरोन के अनुसार देखेंगे अब कि बैरोन क्या कहते हैं हमारी अभिप्रेरणा के लिए। अभिप्रेरणा से लगातार कई बार क्या प्रश्न आ जाते हैं, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। तो देखिए आगे बैरोन क्या कहते हैं। बैरोन के अनुसार मनोविज्ञान में हम लोग अभिप्रेरणा को एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं। क्या अभिप्रेरणा को क्या मत करते हैं? मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा को एक काल्पनिक, क्यों? क्योंकि अभिप्रेरणा किसी की होती भी है और किसी की नहीं भी होती है, दोनों चीजें होती है। तो अभिप्रेरणा को एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं, जिससे प्रत्यक्षता नहीं मापा जा सकता भाई किसकी अभिप्रेरणा कितनी। जैसे कोई IAS अफसर बनना चाहता है, तो कोई बनना तो बहुत ज़्यादा चाहता है लेकिन बन ही नहीं पा रहा। कई होते हैं जो बन जाते हैं लेकिन उनकी कुछ खास बनने की इच्छा नहीं थी। तो अभिप्रेरणा का कैसे पता चले, कि कैसे नापे कि किसकी अभिप्रेरणा कितनी थी? कई होते हैं जो कम एफर्ट के अंदर, क्यों? क्योंकि उनका IQ लेवल इतना ज़्यादा होता है कि उनको इतनी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि उनका IQ लेवल कम होता है। अब उनका IQ लेवल कम है, एफर्ट की भी कम जरूरत, IQ लेवल कम है और एफर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसका अभिप्रेरणा का उनका अभिप्रेरणा का स्तर भी बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाते। तो इसको प्रत्यक्षता मापा नहीं जा सकता। यह क्या एक खास उद्देश्य की ओर व्यवहार को लेके जाता है। यह क्या एक खास उद्देश्य की ओर क्या है व्यवहार को लेके जाता है। हमने देख लिया अभिप्रेरणा के बारे में। अब बात करेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में देखें। अभिप्रेरणा के प्रकारों की बात करें तो अभिप्रेरणा को आवश्यकता के आधार पर, स्रोत के आधार पर और उपागम के आधार पर, 3 आधार पर अभिप्रेरणा को बांटा जा सकता है या इसके भाग किए जा सकते हैं। तो भाग करने के आधार क्या रहेंगे? आधार हमारा एक तो आवश्यकता के आधार पर, एक स्रोत के आधार पर, एक उपागम के आधार पर। आवश्यकता के आधार पर हम देखें तो अभिप्रेरणा को 2 भागों में बांट सकते हैं। क्या? आवश्यकता के आधार पर क्या अभिप्रेरणा को 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारी जैविक अभिप्रेरणा होती है और एक होता है मनोविश्लेषक अभिप्रेरणा। तो आवश्यकता का मतलब हमें किस चीज़ की कितनी आवश्यकता है, उसी के आधार पर हम क्या करें अभिप्रेरणा को टुकड़ों में बांट देते हैं। पहला था जैविक अभिप्रेरणा, मतलब हमारे शरीर को जरूरत है किसी चीज़ की। क्या है? जरूरत की बात करें तो सबसे पहले क्या है हमारे शरीर को जरूरत है। दूसरा था मनोविश्लेषक, मतलब हमें अंदर से ज़रूरत है, हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं लेकिन हमारे जैसे जो जिस चीज़ को महसूस करते हैं। तो पहले बात करते हैं जैविक अभिप्रेरक की,
तो शरीर क्रियात्मक अभिप्रेरकों को हम क्या जैविक अभिप्रेरक में गिनते हैं। कि जैविक अभिप्रेरक में किसको गिनते हैं? शरीर क्रियात्मक अभिप्रेरक को। जैसे हमें भूख लगती है, जैसे क्या हमें भूख लगती है, और भूख लगती है तो हमें रोटी चाहिए, प्यास लगती है, काम करने की इच्छा करती है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हमारे क्या ज़रूरत किसकी है? शरीर की ज़रूरत है। और शरीर की ज़रूरत होती है तो ये अभिप्रेरणा की तरह काम करती है कि भूख लगेगी तो हम रोटी की तरफ जाएंगे अपने आप। दूसरा मनोविश्लेषक अभिप्रेरक, मतलब हमें व्यवहार में कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे हमारी शक्ति अभिप्रेरणा, संबंधन अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा और जिज्ञासा अभिप्रेरणा। तो मनोविश्लेषक अभिप्रेरक की बात करें तो इसमें 4 चीज़ें आती है: शक्ति अभिप्रेरणा, संबंधन अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा और जिज्ञासा अभिप्रेरणा। तो इस तरह हमने पहला देखा आवश्यकता के आधार पर। दूसरा आता हमारा स्रोत के आधार पर अभिप्रेरणा। स्रोत के आधार पर अभिप्रेरणा की बात करें तो एक तो हमारा आंतरिक अभिप्रेरक होता है और एक होता है हमारा बाह्य अभिप्रेरक। क्या होता है? एक तो हमारा आंतरिक अभिप्रेरक होता है और एक को क्या होता है? हमारा बाह्य अभिप्रेरक। मतलब एक तो हमारे अंदर से अभिप्रेरणा आती है, ये जो चीज़ें हैं, इच्छा है, हमारे अंदर से आती है। दूसरी बाह्य अभिप्रेरक मतलब बाहर से। तीसरा होता है उपागम के आधार पर। क्या होता है? उपागम के आधार पर अभिप्रेरणा की बात करें तो एक तो हमारी सकारात्मक अभिप्रेरणा होती है, एक हमारी क्या होती है? नकारात्मक अभिप्रेरणा। मतलब कुछ चीज़ें तो क्या हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है और कुछ चीज़ें क्या हमें चीज़ें एक काम करने से रोकने के लिए पैदा होती है कि ये वाला काम हमें नहीं करना है। तो कुछ अभिप्रेरणाएं तो हमारी पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है, और कुछ अभिप्रेरणाएं कैसे होती है? नेगेटिव या माइनस में होती है। तो हमने अभिप्रेरणा के देख लिए प्रकार। अभिप्रेरणा के प्रकार की बात करें तो आवश्यकता के आधार पर, स्रोत के आधार पर, उपागम के आधार पर हमने इनको बांटा। आवश्यकता के आधार पर जैविक अभिप्रेरक और मनोविश्लेषक अभिप्रेरक, स्रोत के आधार पर हमें आंतरिक अभिप्रेरक और बाह्य अभिप्रेरक, और उपागम के आधार पर हम सकारात्मक अभिप्रेरणा और नकारात्मक अभिप्रेरणा में इसको बांटते हैं। अब एक चक्र आता है। क्या आता है? एक चक्र आता है, अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र की बात करें तो ये क्या होती है? अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र में पहले नंबर पे कौन सी चीज़ आती है? पहले इसको थोड़ा जूम कर दे ताकि आपको थोड़ा ठीक से दिखे। इसमें क्या एक चक्र है, ये क्या है? चक्र है। इसको कहते हैं अभिप्रेरणा चक्र। सबसे पहले पहला नंबर पे आता है ये, पहले नंबर पे आता है आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है। पहले नंबर पे क्या होता है? किसी भी चीज़ की आपको क्या होती है? आवश्यकता होती है। फिर अंतर्नाद होता है आपके। अंतर्नाद का मतलब अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर आपके क्या है? उस चीज़ को पाने की इच्छा शुरू हो जाती है। तो दूसरे नंबर पे क्या शुरू होता है? अंतर्नाद। क्या होता है? अंतर्नाद। तीसरे नंबर पे आता है जब आपका अंतर्नाद पूरा हो जाता है, फिर आप वो कार्य करने लगते हो जिससे वो आवश्यकता पूरी हो जाए। इसको कहते हैं हम लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार। इसको कहते हैं लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार। मतलब वैसे व्यवहार करने लगते हो जिससे आपकी वो आवश्यकता पूरी हो जाए। जब आपकी वो आवश्यकता पूरी हो जाती है, आपके सारे प्रयास पूरे हो जाते हैं, तो हमारी चौथी पोजीशन आती है, उसे कहते हैं उपलब्धि। मतलब वो आवश्यकता आपकी पूरी हो गई। मतलब क्या? वो आवश्यकता पूरी हो गई। और जब वो आपकी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो और उस आवश्यकता का आप उपभोग कर लेते हो, तो एक समय के बाद क्या है? आपकी उस आवश्यकता या उस चीज़ के प्रति आपका मोह खत्म हो जाता है, या इच्छा ही खत्म हो जाती है। इसे कहते हैं पांचवी अवस्था। और पांचवी अवस्था होती है हमारी कौन सी? उद्वेलन की अवस्था। इसको कहते हैं उद्वेलन की कमी। मतलब अब उसके प्रति आपको क्या कोई खास रुझान नहीं रहा। जैसे कोई नई बुक होती है, या फिर जैसे कई बार का आप नौकरी लगने की तैयारी करते हैं, नौकरी लगने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन आप बहुत तैयारी करते हैं, पहले आवश्यकता, अंतर्नाद, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करते, खूब तैयारी करते हैं, और किसी दिन आपकी नौकरी लग ही जाती है। नौकरी लगने के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन 1-2 साल, 2-4 साल नौकरी करने के बाद आपको खुशी होना बंद हो जाती है। मतलब उद्वेलन में कमी आती है। तो इसे हम कहते हैं अभिप्रेरणा चक्र कहते हैं। और यदि आप आंसर के अंदर इसको शामिल करेंगे तो आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। अब हम बात करेंगे अभिप्रेरणा का आकलन। अभिप्रेरणा को आप नाप कैसे सकते हैं? अभिप्रेरणा का आकलन कैसे कर सकते हैं? अभिप्रेरणा के आकलन के अंतर्गत क्या है? व्यक्ति के अभिप्रेरण तत्वों या अभिप्रेरण कारकों के आकलन का प्रयास किया जाता है। तो अभिप्रेरणा के आकलन में हम क्या करते हैं? व्यक्ति के अभिप्रेरण तत्वों मतलब कि किन किन चीज़ों से व्यक्ति को अभिप्रेरणा मिलती है उनकी, और अभिप्रेरण कारकों के आकलन का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित कर सकती है। जैसे कभी कभी आप सोचें कि किसी व्यक्ति को कहे कि हम भाई तो IAS की तैयारी कर ले, तो कहेगा रहने दे। क्यों? क्योंकि उसके क्या अंदर क्या है? अभिप्रेरणा आई नहीं है। लेकिन आप क्या करेंगे? रोज उससे क्या है? एक IAS के बंगले के सामने से
लेके जाएंगे। और हर बार जब भी आईएएस का बंगला आएगा तो उसे क्या है, कुछ चीज़ें बताएंगे, जैसे सामने कैसे गाड़ी है, कैसे एक जो पुलिसमैन है वो बाहर खड़ा है, कितनी इज्जत है। तो ये क्या है, अभिप्रेरक तत्व होते हैं। हो सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 100 में से कुछ बच्चों में तो मतलब कुछ चांस ये होता है कि इस तरह की क्रिया करने से कुछ बच्चों में क्या है, इस चीज़ की अभिप्रेरणा आएगी, हाँ जीवन में हमें भी कुछ करना है और हमें भी एक बार बन के दिखाना है। तो उनका आकलन का प्रयास किया जाता है। चूंकि मनुष्य सामाजिक अभिप्रेरणा के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। सामाजिक अभिप्रेरणा का मतलब कि समाज के अंदर सभी इज्जत चाहते हैं, और इज्जत एक तरह की अभिप्रेरणा है। क्या है? एक तरह की अभिप्रेरणा है। आप चाहते हैं 10 लोगों में आपकी बात हो, तो या फिर आपसे बात करे आके, तो आप चाहेंगे, क्यों? क्योंकि ये बात भी एक तरह का अभिप्रेरणा की तरह कार्य करती है। अतः इस आकलन में मुख्यतः सामाजिक अभिप्रेरकों को मापते हैं। क्यों? क्योंकि जैविक अभिप्रेरकों को सीधे व्यक्ति से पूछकर पता किया जा सकता है। कि जैसे किसी को भूख लग रही है तो कई बार तो साफ साफ कह देंगे भूख लग रही है, तो जरूरी नहीं है इसके लिए रोटी लगे, चावल भी बंदा खा सकता है। तो जैविक अभिप्रेरक होते हैं, उनको तो हम इसके अंदर नहीं गिनते जब आकलन करते हैं, लेकिन हम किसको, सामाजिक अभिप्रेरकों को इसके अंदर गिनते हैं। तो हमने देखा। अब आता अभिप्रेरणा आकलन की विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम किसी की अभिप्रेरणा को नाप सकते हैं? पहली विधि आती प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि का मतलब होता है कि यह सर्वाधिक सुगम और प्रचलित विधि है, मतलब बहुत आसान है और सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली विधि है। कौन सी? प्रश्नावली विधि। इस विधि में क्या होता है, सामाजिक अभिप्रेरण से संबंधित प्रश्न निर्मित किए जाते हैं। किससे? सामाजिक अभिप्रेरण के व्यक्ति को। सामाजिक अभिप्रेरण मतलब समाज की कौन कौन सी चीजें अभिप्रेरणा दे सकती है, उनसे संबंधित क्या प्रश्न तैयार किए जाते हैं, और उनके उत्तरों के आधार पर व्यक्ति की अभिप्रेरणा का आकलन किया जाता है कि व्यक्ति किस स्तर तक अभिप्रेरित हुआ या नहीं। तो यही होता है इस विधि में, कि इस विधि में सामाजिक अभिप्रेरणा से संबंधित प्रश्न तैयार किए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं, और उनके जो उत्तर है उनके आधार पर अभिप्रेरणा का आकलन किया जाता है। जैसे कि हमारा MMPI, मिनेसोटा मल्टीफेजिक जो इन्वेंट्री थी उसकी बात कर रहे थे, पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, तो वो था ना MMPI। और जो हमारे मल्लिक और जोशी थे, इन्होंने हमारे राजस्थान के अंदर जोधपुर है, तो जोधपुर के लिए जोधपुर MPI मतलब JMPI बनाया था। तो ये EPQ, ये 16 FPQ, तो ये वाली जो प्रश्नावलियाँ होती है इनका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, किसी के भी जो इसका आकलन के लिए, किसके लिए, किसी की भी अभिप्रेरणा का आकलन करने के लिए इस प्रश्नावली का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी आती है हमारी प्रक्षेपण विधि। क्या होता है? प्रक्षेपण विधि की बात करें तो इस विधि में व्यक्ति को कुछ अस्पष्ट और असंगठित सामग्री दे दी जाती है। भाई कोई सामग्री दे सकते हैं उसको, लेकिन वो साफ साफ नहीं है। क्या है? अस्पष्ट है। भाई ये सामग्री क्या है? असंगठित सामग्री, मतलब जुड़ी हुई नहीं, कोई जैसे एक सामान नहीं, को बहुत सारे सामान दे दिए। और फिर उसे क्या कहेंगे कि इस सामग्री की व्याख्या करते समय व्यक्ति के अचेतन मन के जो सामाजिक अभिप्रेरक अभिव्यक्त होने लगते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, इसको क्या काम मिलेंगे, यदि आपके पास हो तो किस तरह काम मिलेंगे। तो ऐसे करके उससे पूछेंगे बार बार। जब आप उन चीज़ों के बारे में वो बताएगा, तो कभी कभी बीच बीच में जो उसके अचेतन मन की होती है ना, वास्तविक रूप से वो चाहता क्या है या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो बातें भी धीरे धीरे आने लगेगी। और सर्वाधिक लोकप्रिय विधि जिसे कहते हैं कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। क्या? कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण है, सबसे लोकप्रिय है। तो ये ध्यान रखना, इसे भी याद रखना आपको। कथानक सर्वाधिक लोकप्रिय विधि कौन सी है? हमारी कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। तो ये याद रखना कौन सी विधि है सबसे ज्यादा लोकप्रिय, तो आप इसका नाम याद रखें, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। अब बात पूछते हैं, जैसे ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे इंटरव्यू के अंदर कई बच्चे होते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि भैया आपकी अभिप्रेरणा का स्तर क्या है। तो ऐसे डायरेक्ट पूछेंगे तो वो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता देगा। क्यों? क्योंकि वो तो याद करके आया। तो हम पता कैसे लगाएंगे? हम उससे कई बार ऐसी घटनाओं को छेड़ देंगे कि जैसे 1857 क्रांति हुई थी। 1857 क्रांति में जितने भी राजा महाराज, किसी बंदे से ऐसा पूछा गया कि जितने भी राजा थे, साहूकार थे, उनके क्या राज छीन गए, क्या उनके राज छीन गए, अंग्रेजों ने उनका राज छीन लिया। इस वजह से वो 1857 क्रांति उन्होंने की, न कि हम वो लोगों के लिए लड़ा या लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए। तो इस तरह की एक नेगेटिव सी बात उनके सामने, बच्चों के सामने रख दी जाती है, और फिर उनसे कहते हैं कि आप बताइए आपके क्या विचार है, आपको क्या लगता है कि कैसे क्या हुआ होगा। तो इस तरह के ऐतिहासिक घटनाओं को विश्लेषण करवाते हैं बच्चों से। तो वैसे जैसे समाचार पत्र की कोई खबर उठा ली
कि जैसे कोई रेप की घटना हो गई, कोई जैसे अभी हाल ही में चल रही है कि वो जैसे इंडिया गोट लैटेंट की जो घटना चल रही है, तो उसी तरीके को घटना दे दी कि भैया ये वाली घटना है, आपके क्या विचार है इसके बारे में। ऐतिहासिक घटनाओं के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण की कई ऐतिहासिक घटना बता दी। जैसे वो एक घटना थी जैसे शिवाजी के द्वारा जो वो बागनक से मारा था, तो उसको उसकी घटना के बारे में बता दिया। तो ऐसे करके बहुत सारी घटनाएं हो सकती है, क्या ऐसे करके बहुत सारी घटनाएं हो सकती है। तो इनसे किसी भी समाज के जो सामाजिक अभिप्राय की जानकारी प्राप्त हो सकती है कि उस समाज के लोग किस दिशा में काम करते हैं। जैसे झुंझुनू हुआ हमारे जो राजस्थान का, तो इसमें अधिकतर हर गांव में या हर परिवार में, कई बार तो हर परिवार की बात हो सकती है, या हर गांव में कोई ना कोई तो फौज में जरूर जाता है, या कोई ना कोई व्यक्ति तो फौज में जाता है। कई बार क्या होता है, दूसरे जिलों की बात करें तो पूरे जिले में से एक दो जन लोग भी नहीं मिलेंगे। तो कई बार क्या है, इससे वहाँ के सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है, या सामाजिक अभिप्रेरणा के बारे में पता चलता है कि झुंझुनू में तो एक तरह शान मानी जाती है कि यदि आपके परिवार से कोई फौज में नहीं गया तो इसका मतलब वो तो एक बेइज्जती सी बात है। फिर आता हमारा परिस्थिति जन्य परीक्षण। क्या था परिस्थिति जन्य परीक्षण की बात करें तो किसी विशेष परिस्थिति में, क्या किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति की क्रिया प्रतिक्रिया की, किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति की क्रिया प्रतिक्रिया के निरीक्षण विश्लेषण के आधार पर, क्या निरीक्षण और विश्लेषण के आधार पर सामाजिक अभिप्रेरणा का मापन किया जाता है। तो किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति की क्रिया प्रतिक्रिया के निरीक्षण और विश्लेषण के आधार पर क्या सामाजिक अभिप्रेरणा का मापन किया जाता है। उदाहरण स्वरूप देखें तो किसी व्यक्ति की आक्रामकता या किसी व्यक्ति की आक्रामकता के लिए जिम्मेदार जो अभिप्रेरक है, उनके मापन हेतु वैसी परिस्थितियां निर्मित कर देना कि जिसे हमें पता करना है कि कोई व्यक्ति आक्रामक है या नहीं, क्या कोई चीज़ व्यक्ति आक्रामक है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसके चारों तरफ वैसी परिस्थितियां पैदा कर देंगे जिससे ये निकल के आ जाए कि ये ऐसी स्थिति में आक्रामक होगा या नहीं। तो यदि वो होगा तो उससे अभिप्रेरित हो जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा, तो इससे पता तो चलेगा कम से कम। फिर आता हमारा क्रिया स्तर मापन विधि। क्या आता क्रिया स्तर मापन विधि की बात करें तो जिस व्यक्ति में अभिप्रेरणा जितनी प्रबल होती है वह व्यक्ति उन अभिप्रेरणाओं से संबंधित अनुक्रिया और अभिव्यक्ति उतनी तीव्रता से करता है। क्या जिस व्यक्ति में अभिप्रेरणा जितनी प्रबल होती है कि कई बार क्या होता है कि कई छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा तीव्र रूप से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कई बात होते हैं, कई तो छोटी सी बातों से तू कह दिया किसी को तो इसी में भड़क जाते हैं। और कई बार क्या होते हैं, कोई किसी को दूसरी को गाली दे देते हैं, जैसे दोस्तों में गाली दे देते हैं तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। तो ये तो अभिप्रेरणा के स्तर का भी फर्क पड़ता है कि कौन किस बात को किस स्तर पर लेता है। और कई बार क्या होता है, केवल तू कहने में भी महाभारत हो सकती है। तो क्रिया स्तर मापन विधि के अंदर क्या करते हैं कि अभिप्रेरणा की प्रबलता देखी जाती है, लेकिन ये व्यक्ति पर भी निर्भर करता है कि कौन सी अभिप्रेरणा किस व्यक्ति क्या है किस स्तर पर ले लेता है। फिर आता चयन विधि। चयन विधि की बात करें तो किसी व्यक्ति के द्वारा उपलब्ध अनेक विकल्पों में से कोई व्यक्ति क्या है, जितने भी विकल्प अपने ओर से उपलब्ध है उनमें से किसी एक विकल्प के चयन के हेतु उत्तरदायी जो अभिप्रेरक हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर अभिप्रेरणा का मापन किया जा सकता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा जो उपलब्ध अनेक विकल्प है, किसी व्यक्ति के द्वारा उपलब्ध अनेक विकल्पों में से किसी एक विकल्प के चयन के लिए, क्या किसी एक विकल्प के चयन हेतु उत्तरदायी जितने भी अभिप्रेरक है इनके बारे में जानकारी प्राप्त करके हम अभिप्रेरणा के बारे में पता कर सकते हैं। फिर आता अवरोध विधि। क्या आता अवरोध विधि के बारे में बात करें तो किसी व्यक्ति के द्वारा बार बार विफल होने के बावजूद उस कार्य को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। कोई बंदे होते हैं जैसे कई आईएएस की तैयारी करते हैं और वो बार बार फेल हो जाते हैं, परीक्षा देते हैं और फेल हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि दोबारा देते ही नहीं है। तो अवरोध विधि आती है कि जैसे कार्य किया उन्होंने और असफल हो गए, लेकिन फिर दोबारा से वो उस कार्य को करने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये भी अवरोध विधि से पता चलता है कि एक बार दिया फेल हो गए तो छोड़ दिया, इसका मतलब उसमें वास्तव में इस चीज़ के प्रति अभिप्रेरणा नहीं थी। क्या इस चीज़ के प्रति अभिप्रेरणा नहीं थी, अगर अभिप्रेरणा होती तो दोबारा प्रयास करता। तो इन कुछ चीज़ों में अवरोध से पता चलता है कि जैसे असफलता मिलती है तब व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि वास्तव में व्यक्ति को वो चीज़ चाहिए थी या नहीं। तो वही बात है कि इसके लिए जो उत्तरदायी अभिप्रेरकों के बारे में पता करके अभिप्रेरणा का मापन किया जा सकता है। अब अभिप्रेरणा तो हो गई, अब सबसे बड़ा एक चीज़ आती है, आपने कुछ चाहा, क्या आपने कुछ कोई चीज़ चाहिए और आपको नहीं मिली, आपने पूरे प्रयास किए फिर भी वह नहीं मिली,
आपने औरों से पूछ के जितने भी विकल्प थे आपके पास, बेहतर विकल्प, वो आपकी जो इच्छा थी, जो अभिप्रेरणा थी, आवश्यकता थी, वो पूरी नहीं हुई, तो क्या होगी धीरे, और फिर क्या है कि वो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए, तो क्या होगा कुछ समय बाद आपके अंदर कुंठा उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कुंठा उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा क्या है, अभिप्रेरणा के सारे रास्ते कार्य कर लिए गए, मतलब जितने भी हो सकता था उतने कार्य कर लिए, लेकिन वो आपकी अभिप्रेरणा पूरी नहीं हुई। जैसे हम क्या कहते हैं, कुंठा। और द्वंद्व किसे कहते हैं? द्वंद्व का मतलब होता है दो चीजें विपरीत भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। और उसके मामले में यदि आप चुनाव करते समय, क्या चुनाव में जब आप क्या कहते हैं, चुनाव में आप डिसाइड नहीं कर पाते किस चीज़ को चुनाव करना है, तो इसे द्वंद्व कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो बात करते हैं कुंठा और द्वंद्व की। तो जब कुछ कारणों से अभिप्रेरित क्रिया रुक जाती है, क्या जब कोई कारण हो उससे अभिप्रेरण की क्रिया रुक जाती है अथवा सफल हो जाती है, तब व्यक्ति में एक ही समय में एक से अधिक आवश्यकताएं जागृत होती है, तो कुंठा और द्वंद्व दोनों की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सबसे पहले कुंठा की बात करते हैं। कुंठा किसे कहते हैं या फ्रस्ट्रेशन किसे कहते हैं? फ्रस्ट्रेशन की बात करें, जब इष्ट लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा, मतलब जो आप चाहते हो, जो आपकी जरूरत है, वो लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा और अभिप्रेरक अवरुद्ध हो जाता है। कि जैसे आप आईएएस बनना चाहते थे, आईएएस बन भी नहीं पा रहे और इच्छा भी नहीं है। क्या बन भी नहीं पा रहे, अब इच्छा भी नहीं हो भी नहीं पा रहा और मन भी नहीं कर रहा, तब क्या होती है, व्यक्ति के मन में क्या होती है, कुंठा उत्पन्न होती है। क्या होती है? कुंठा उत्पन्न होती है। और एक विमुखी दशा होती है। विमुखी दशा का मतलब, इससे क्या है, व्यक्ति का मूड हमेशा खराब रहता है और ऐसे व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता। तो जो कुंठित व्यक्ति होते हैं उनको कोई भी व्यक्ति क्या है, पसंद नहीं करता। कुंठा के कारण विभिन्न व्यावहारिक और विवेकशील प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिससे पता चल जाता है कि भैया ये व्यक्ति कुंठित है या नहीं। पहली बात कहे तो उसका आक्रामक व्यवहार होगा, हर किसी से लड़ने के लिए तैयार है वो। यदि कोई व्यक्ति हर किसी से लड़ने के लिए तैयार है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा कुंठित है। दूसरा, पलायन, मतलब बात बात में चला जाता है कह के कि भाई मैं हमें कोई मतलब नहीं है, छोड़ो इस चीज़ को। तो वो बार बार में चीज़ें छोड़ छोड़ के चल जाता है, बैठता नहीं है, इसे कहते हैं पलायन। फिर आता है अकेले में रोने लगता है। क्या? अकेले में दुखी रहता है, रोने लगता है। और स्त्रीण का मतलब कई बार चुपचाप बैठा रहता है, कुछ भी नहीं बोलता, ना तो उससे कोई बोलता है ना वो किसी से जाके बोलता है, और कोई उससे जाके बोलता भी है तो उसके ठीक से जवाब नहीं देता। किसी भी बात पे वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हो सकता है किसी भी बात पे वो उसको बुरी लग जाए, तो सब उससे दूर रहना पसंद करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन या कुंठा। अब बात करते हैं कुंठा के क्या कारण हो सकते हैं। कुंठा के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे पर्यावरणीय कारक की बात करें तो कई बार भौतिक वस्तुएं, विकट परिस्थितियां, या फिर ऐसे व्यक्ति जो किसी लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करते हैं, ये कुंठा के कारण बनते हैं। तो कुंठा का कारण क्या है? आदमी भी हो सकता है, परिस्थितियां भी हो सकती है, और भौतिक वस्तुएं भी हो सकती है, जिनकी वजह से क्या है, कुंठा उत्पन्न हो। कि जैसे आप ऑफिस जाते हैं, ट्रैफिक लाइट रेड हो गई, पता चला कि मुख्यमंत्री का काफिला आ रहा है, और काफिले की वजह से आप आधा घंटा लेट हो जाते हैं। और आधा घंटा लेट हो जाते हैं तो उस वजह से क्या है, आप ऑफिस आधा घंटा लेट पहुंचते हैं, और लेट पहुंचने के बाद क्या है कि आपका बॉस आपको डांट देता है। क्या डांट देता है? अगले दिन फिर जाते हैं, फिर प्रधानमंत्री का दौरा होता है। तो जब जैसे आपको पता चलता है कि प्रधानमंत्री का दौरा है, तो आप कुछ कर तो सकते हैं नहीं, आपको 1 घंटा लेट होना है, तो आपको मूड खराब हो जाता है। इसका मतलब आपके अंदर कुंठा आ जाती है। आप कितने ही प्रयास कर ले, लेकिन समय से नहीं पहुंच पाएंगे। फिर आते हैं हमारे कई क्या व्यक्तिगत कारण, संसाधनों का अभाव या अपर्याप्तता, जिसके कारण लक्ष्य तक पहुंचना कठिन या असंभव हो जाता है। कई बार क्या है, लक्ष्य तक तो आप पहुंचना चाहते हो, लेकिन आपके पास जिन चीज़ों की सहायता से आप पहुंच सकते हो, जैसे कोई आईएएस बनना चाहता है, लेकिन आपके पास बेहतर कोचिंग नहीं है। कोचिंग का मतलब आपको चीज़ें ठीक से आती नहीं है। दूसरी चीज़, आपके पास जो संसाधन चाहिए, बुक्स चाहिए, पैसा चाहिए, रूम चाहिए, तो ऐसी चीज़ें नहीं है। तो कई बार क्या, आप उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाते हो, तो आपके अंदर क्या हो जाती है, कुंठा हो जाती है। तो कुंठा के दो कई तरह के कारण हो सकते हैं, जिनमें हमारे पर्यावरणीय कारक और व्यक्ति कारक मुख्य होते हैं। फिर बात करें द्वंद्व या कॉन्फ्लिक्ट की। किसकी? द्वंद्व या कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो जब कभी एक व्यक्ति को परस्पर विरोधी आवश्यकताओं, इच्छाओं, अभिप्रेरणाओं और मांगों के बीच में चयन करना पड़ता है। क्या? जो विरोधी आवश्यकताएं, कि हमें दो चीजें, कि खेलना है या पढ़ना है। अब क्या है, ये तो दोनों ही बढ़िया चीज है, लेकिन आपको चुनाव तो एक का ही करना पड़ेगा।
एक समय पे दोनों तो कर नहीं सकते, पढ़ भी सके खेल भी सके। तो आपको चुनाव तो एक ही करना पड़ेगा। बाहर दोस्त के बुला रहे खेलने के लिए, घर पे पिताजी कह रहे हैं कि बैठ के पढ़ो, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो आपके द्वंद्व में हो आप। क्योंकि जीवन में दोनों ही जरूरी होते हैं और व्यक्ति दोनों से सफल होता है। दो प्रकार की इच्छाएं हैं कि आप तो पहाड़ियों में घूमना चाहते हो, आपकी पत्नी है जो किसी धार्मिक स्थल पे घूमना चाहते हैं, दोनों घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन दोनों की घूमने की जगह अलग अलग है, और दोनों साथ साथ भी जाना चाहते हैं। तो ये द्वंद्व की स्थिति है, आप खुद की मानेंगे या वाइफ की मानेंगे। तो वाइफ की मान लेना, क्योंकि फायदे में वही रहता है। फिर इस तरह क्या होता है कि जब इनके बीच में जब चुनाव करना पड़ता है, तो इसे क्या कहते हैं, द्वंद्व या कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। अब द्वंद्व की बात करें तो द्वंद्व तीन तरह का होता है। कितने तरह का? तीन तरह का होता है। एक तो क्या होता है, उपागम उपागम द्वंद्व, मतलब दो चीजें जिनमें आपको चुनना है और दोनों ही बढ़िया होती है। बढ़िया का मतलब दोनों सकारात्मक होती है, जीवन के लिए जरूरी होती है, लेकिन उस समय तो आपको दोनों में से एक को ही चुनना पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं उपागम उपागम द्वंद्व या फिर अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। जब दो सकारात्मक और वांछनीय विकल्पों में से एक का चुनाव करना पड़ता है, जैसे पढ़ाई करनी है या कसरत करनी है, या पढ़ाई करनी है या खेलने जाना है, तो दोनों में से एक का चुनाव करना है, तो चुनना तो पड़ेगा। तो वही हमारा उपागम उपागम द्वंद्व, मतलब दोनों सकारात्मक है। फिर आता परिहार परिहार द्वंद्व, मतलब कि दोनों नेगेटिव चीज़ है, दोनों नकारात्मक चीज़ है, लेकिन चुनना जरूर पड़ेगा आपको। क्या? चुनना जरूर पड़ेगा। जैसे कई बार क्या है, इंटरव्यू के अंदर ऐसे परिस्थिति दे दी जाती है बच्चों को कि जैसे आपकी पत्नी है और वो बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म देने के दौरान क्या है, डॉक्टर को ये पता चलता है कि वो माँ और बच्चे में से दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं। क्या? दोनों में से एक को बचा सकते हैं। तो या तो बच्चे को बचा ले या माँ को बचा ले, लेकिन दोनों में से एक ही बचेगा, और आपसे कहे कि आप डिसाइड कीजिए कि आप किसे बचाना चाहेंगे, तो आप ये सोचेंगे कि मैं मरने तो दोनों में से किसी को नहीं दे सकता। मन में तो यही दोनों नकारात्मक है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता वाइफ मर जाए, ये भी नहीं कह सकता बच्चा मर जाए, दोनों ही बातें नहीं कह सकता, लेकिन डॉक्टर ने ऑप्शन दिया है कि एक को तो चुनना ही पड़ेगा। तो परिहार परिहार का मतलब होता है कि दोनों नकारात्मक चीज़ों में से एक चीज़ चुनना, मतलब दोनों नकारात्मक और अवांछनीय चीज़ों में से एक का चुनाव करना ही पड़ेगा। तो वह है हमारा परिहार परिहार द्वंद्व कहलाएगा। तीसरा होता है हमारा उपागम परिहार द्वंद्व। क्या? उपागम परिहार द्वंद्व या अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें क्या होता है, एक लक्ष्य तो आकर्षित करता है, दूसरा लक्ष्य विकर्षित करता है। मतलब एक तो सकारात्मक है, एक नकारात्मक है। कि जैसे कि आप घूमने गए बाहर, क्या आप घूमने गए, तो आपके साथ दो दोस्त है। एक दोस्त कहता है कि चलो बीच पे चलते घूम के आएंगे, दूसरा दोस्त कहता है चलो पब चलेंगे, दारू पियेंगे, मज़े करेंगे। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, क्यों? क्योंकि दारू पियेंगे मज़े करेंगे, एक तरह का नकारात्मक अभिप्रेरणा है। दूसरी चीज़ सकारात्मक अभिप्रेरणा है कि हम स्वास्थ्य लाभ लेंगे, कैसे? हम बीच पे जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक मन कर रहा है उसका कि क्यों ना दारू पी ले, चलो और क्या कहते हैं, शराब पी लें और मज़े करें। दूसरी तरफ कहता है मन कि शराब पीना तो बेकार है, पैसा भी खर्च होगा, स्वास्थ्य भी खराब होगा, उसकी वजह बीच पे चले। तो कई बार इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते, और दोनों ही आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ, लेकिन एक तो नकारात्मक चीज़ है और एक सकारात्मक। तो इसे हम उपागम परिहार द्वंद्व कहेंगे। तो इस तरह हमने द्वंद्व और कुंठा देख ली। अब आता हमारा प्रतिबल और प्रबंधन। प्रतिबल और प्रबंधन का मतलब होता है स्ट्रेस। कई बार क्या आप तनाव में रहते हैं, क्या रहते? तनाव में रहते हैं, आपका दिमाग खराब रहता है, मूड खराब रहता है। तो कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से आपका मूड खराब हो रहता है, और ये लेसन इसीलिए आपके सिलेबस में डाले जाते हैं, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आती है जिनके कारण उनका क्या मूड खराब रहता है, दिमाग खराब रहता है, और उन्हें उस समय बेहतर डिसीजन भी लेने होते हैं। यदि उन्हें वो जो तनाव को झेलने की आदत ना हो, क्या तनाव को झेलने की आदत ना हो, तो वो गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। इसलिए ये सिलेबस में ही डाले जाते हैं। तब बात करते हैं प्रतिबल और प्रबंधन। ठीक है, प्रतिबल का मतलब होता है स्ट्रेस, मतलब तनाव। प्रतिबल या दबाव कह सकते हैं। वो कहते हैं ना मैंने तो दबाव में किया था, मतलब तनाव में किया था। तो प्रतिबल या दबाव की बात करें तो प्रतिबल या दबाव विभिन्न कठिन और जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां होती है उनके द्वारा व्यक्ति में होने वाले शारीरिक, सामूहिक और संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं?
प्रतिबल या दबाव क्या होते हैं? विभिन्न कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के द्वारा व्यक्ति में होने वाले शारीरिक, सामूहिक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक परिवर्तन होते हैं जो व्यक्ति के इन सभी पक्षों को प्रभावित करते हैं। क्या? व्यक्ति के सारे पक्ष होते हैं उनको प्रभावित करते हैं। अब बात करें प्रतिबल की, तो प्रतिबल विद्युत की भांति होते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति तनाव में बेहतर कार्य करता है। जैसे आपसे कहा जाए कि पढ़ाई करो तो आपका मन ही नहीं कर रहा, कौन पढ़ेगा रे यार, रहने दो। अचानक जैसे पता चलता नोटिफिकेशन आ गया है परीक्षा का, यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो नोटिफिकेशन आ गया है, या स्कूल की तैयारी करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे टाइम टेबल आ गया। तो टाइम टेबल आते ही आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है, या नोटिफिकेशन आते ही, एग्जाम डेट आते ही आपका, या परमिशन लेटर आते ही आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि विद्युत की भांति होते हैं और आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये मन में उद्वेलन में वृद्धि करते हैं। मन में उद्वेलन का मतलब कि उस चीज को प्राप्त करने के लिए, जिस चीज की आप बात करते हैं, तो उसकी तरफ बढ़ने की आपको अंदर से इच्छा पैदा होती है और निष्पादन को बढ़ाते हैं। वैसे आप चाहे तो 1 महीने में एक किताब ना पढ़े, बाद में क्या होता है, ऐसा उद्वेलन आता है करंट की तरह कि आप 2 दिन में पूरी किताब पढ़ लेते हैं। जिस तरह का एक अधिक विद्युत धारा उपकरण को खराब कर देती है, तो ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि जैसे मान लो नोटिफिकेशन आ गया, परीक्षा डेट आ गई, तो इससे क्या है, आपके अंदर क्या है कि ऊर्जा उत्पन्न होगी कि उस चीज को पूरा करना है। लेकिन आप कई बार क्या, व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेता, उसको क्या ले लेता, स्ट्रेस ले लेता, तनाव ले लेता, दबाव में आ जाता है। तो क्या होता है, जिस तरह एक लाइट का उपकरण होता है उसको ज्यादा ऊर्जा खराब कर देती है, मतलब शॉक कर देती है, उसी प्रकार ज्यादा दबाव खराब निष्पादन का कारण भी बन सकता है। कि वैसे नॉर्मली वो व्यक्ति 3 दिन के अंदर एक बुक पढ़ सकता था, लेकिन उसने दबाव इतना ले लिया कि 3 दिन तो छोड़िए, 1 महीने में भी उससे एक बुक नहीं पढ़ी जा रही। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन तनाव में या दबाव में ही रहता है, उसके दिमाग में तनाव ही तनाव चलता रहता है, न कि बुक पढ़ने की इच्छा। तो दोनों ही चीजें होती है। तनाव इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि कार्य निष्पादन का कारण खत्म हो जाए, मतलब कार्य निष्पादन ही ना कर पाए, बल्कि इतना होना चाहिए बल्कि हमारा कार्य निष्पादन बढ़े। फिर आता बहुत कम दबाव के कारण व्यक्ति उदासीन हो जाता है, कि इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि अरे यार कर लेंगे रे यार, कर लेंगे यार, हो जाएगा यार, हो जाएगा। और समय आ जाता है, और समय जब सर पे आ जाता है तब भी हम कहते हैं अरे हो जाएगा यार, रहने दो यार, चलो। और यदि फिर सफल नहीं होते तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं यार, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो तनाव क्या है, इतना कम भी नहीं होना चाहिए, कि दबाव इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति उदासीन हो जाए और निम्न प्रकार की जो अभिप्रेरणा का कारण बने। तो इतनी कम अभिप्रेरणा भी नहीं होनी चाहिए कि व्यक्ति को कोई फर्क ही ना पड़े, जिससे कार्य निष्पादन धीमी गति से और कम दक्षतापूर्ण होता है। इस प्रकार का दबाव किसी जीव के द्वारा उद्दीपक घटना के प्रति की जाने वाली जो अनुक्रियाएं हैं उनका प्रतिरूप होता है, जो उसकी साम्यावस्था में व्यवधान पैदा करता है। जो क्या करता है, उसकी साम्यावस्था में व्यवधान पैदा करता है, तथा उसका सामना करने की जो क्षमता है, क्या उसके सामना करने की क्षमता से कहीं अधिक होता है। हेंस और शेरले ने क्या है, दबाव की परिकल्पना की थी, कि दबाव के बारे में उन्होंने बताया कि दबाव कैसे कैसे होते हैं। किसने? हेंस और शेरले ने क्या दबाव के बारे में काफी ज्यादा अध्ययन किया है। दबाव स्ट्रेस के बारे में उन्होंने खूब अध्ययन किया है। किसने? हेंस और शेरले। हेंस और शेरले की बात करें तो एक दबाव वो बताते हैं, कौन सा? यू स्ट्रेस। कौन सा? यू स्ट्रेस बताते हैं। दूसरा बताते हैं डिस्ट्रेस। एक तो दबाव होता है यू स्ट्रेस और एक होता है डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस क्या होता है कि दबाव का वह स्तर होता है जो हमारे लिए लाभकारी हो, हमारे लिए लाभकारी हो और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तथा निष्पादन को इससे बढ़ावा मिलता है। अर्थात मध्यम और इच्छित तनाव। क्या हम चाहते हैं? इतना सा तनाव तो हो, ऐसा ना हो कि इतना सा भी ना हो, इतना तो हो। तो ये कैसा तनाव होता है? मध्यम और इच्छित तनाव होता है। इसकी वजह से क्या है कि हमारा कार्य निष्पादन बढ़ता है और ये हमारे लिए क्या लाभदायक होता है। तो तनाव का या दबाव का स्तर इतना ही होना चाहिए। जैसे खेल खेलते हैं, खेल खेलते समय खिलाड़ियों में जो तनाव रहता है, तो तनाव इसलिए होता है क्योंकि वो जीतना चाहते हैं, न कि वो प्रेशर इतना नहीं लेते हैं वो कि है ना तनाव की वजह से कार्य ही ना कर पाए, नहीं, बस वो इतना प्रेशर ही, इतना तनाव लेते हैं जिससे वो बेहतर कार्य कर सके। फिर आता कक्षा में प्रेजेंटेशन देना। क्या? कक्षा में प्रेजेंटेशन देना, तो उस मामले में इतना ही तनाव लिया जाता है कि ठीक है हमें प्रेजेंटेशन देना है, बेहतर देना है, तो वह हमारा क्या होता है? यूस्ट्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है? यूस्ट्रेस कहलाता है। फिर आता हमारे क्या? विपत्ति। क्या आता है? विपत्ति, व्यथा, ये डिस्ट्रेस। विपत्ति, व्यथा, डिस्ट्रेस की बात करें, दबाव को वह स्तर
जो व्यक्ति के व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। दबाव का वह स्तर जो क्या है, व्यक्ति के व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बुरा, संयमित, अतार्किक, अवांछित दबाव, ये क्या होते हैं, हमारे व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं और हमें क्या नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। कौन सा, डिस्ट्रेस। इससे व्यक्ति क्या है, काम करना तो दूर, क्या काम करना तो दूर, जो उसके स्तर का होता है उतना काम भी नहीं कर पाता है। अब डिस्ट्रेस क्या है, हमेशा नकारात्मक होता है। नकारात्मक मतलब सही नहीं माना जाता, और ये भी दो तरह का होता है। एक तो एक्यूट स्ट्रेस होता है, एक होता है क्रोनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस की बात करें तो एक घटना परक होता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, मतलब आपका मूड तो बहुत अच्छा था, किसी बात से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, मतलब ये एक्यूट है। एक्यूट मतलब अचानक हुआ, लेकिन बहुत तेज मूड खराब हो गया, सर दुखने लग गया। क्यों? क्योंकि घटना परक होता है। ये कम समय के लिए होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही गाड़ी ठीक हुई, पंचर ठीक हुआ और गाड़ी चलाने लगे, और वो स्ट्रेस गायब। किंतु इसकी तीव्रता ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि होती तो बहुत कम समय के लिए है। होता है ना, मूड खराब हो गया यार, लेट हो जाएंगे फालतू ही, जबकि हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी, हमारी गलती नहीं थी, ये तो केवल ये टायर पंचर हो गया। तो कई बार क्या स्ट्रेस तो होता है, बहुत तेज होता है, लेकिन होता बहुत कम समय के लिए। जैसे बाइक चलाते समय टायर पंचर हो जाता है, वैसे कोई बुक भूल जाते हैं, फोन चार्ज करना भूल गए, ये तो बहुत बड़ा होता है स्ट्रेस का तीव्र। अब बात करते हैं चिरकालिक दबाव। कई बार क्या जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है, क्या होती है, जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जो रह रह के आपको दुख देती है। जैसे किसी माता पिता का तलाक हो जाता है, अपने नजदीकी किसी एक करीबी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, या फिर आपके वित्तीय दोष आ जाता है। दोष का मतलब होता है जैसे कोई बहुत बड़ा घाटा हो जाता है, जिसको आप पूर्ति तो कर सकते हैं लेकिन दुख तो रहता ही है। या फिर आपकी कोई चोरी हो जाती है, या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जो कुछ समय के लिए नहीं, जीवन भर में बहुत बड़े समय, मतलब 10 साल, 5 साल, 20 साल तक आप उन चीजों को भूल नहीं पाते। किसी से प्रेम विक्षोभ होता है, ब्रेकअप हो जाता है जिसे कहते हैं, वो हो जाता है। तो वो बहुत सारी चीजें होती है जिनका प्रभाव क्या है, बहुत समय तक होता है। सबसे ज्यादा नुकसानदायक ये होते हैं। व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी या स्ट्रेस में इन्हीं की चीजों की वजह से रहता है, और ये लंबे समय के लिए होता है, लेकिन इसकी तीव्रता कम होती है। इसका इससे माथा दुखता नहीं है, बस धीरे 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 हल्का हल्का सा क्या मूड इतना ही ऐसा ही रहता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मरने मारने पे आ जाए, वैसा भी नहीं होता है। जैसे किसी व्यक्ति के वित्तीय समस्या हो, माता पिता का तलाक हो जाए, इस तरह से। तो दिमाग में तो रहती है चीजें, लेकिन इतनी तीव्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनकी तीव्रता कम होती है। यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए आपके यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस, इन दोनों में अंतर क्या है, तो आप बता सकते हैं कैसे। यूस्ट्रेस क्या होता है, सकारात्मक दबाव होता है, जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। डिस्ट्रेस, ये वित्तीय व्यथा, नकारात्मक दबाव होता है। क्या होता है? नकारात्मक दबाव होता है। यूस्ट्रेस क्या होता है, अल्पकालिक होता है। अल्पकालिक का मतलब कम समय के लिए होता है। कि क्या है, कम समय के लिए होता है और बेहतर होता है। ये अल्प समय के लिए भी हो सकता है, दीर्घकालीन भी हो सकता है, मतलब एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। यूस्ट्रेस क्या करता है, उत्सुकता उत्पन्न करता है, चीजों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। डिस्ट्रेस क्या करता है, दुश्चिंता उत्पन्न करता है। क्या करता है, दुश्चिंता उत्पन्न करता है। यूस्ट्रेस क्या है, अभिप्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करता है। यूस्ट्रेस क्या करता है, अभिप्रेरणा भी देता है और ऊर्जा भी देता है। डिस्ट्रेस क्या, अभिप्रेरणा को रोक देता है। डिस्ट्रेस क्या करता है, अभिप्रेरणा को रोक देता है आगे बढ़ने से हमें। यूस्ट्रेस क्या है, निष्पादन या प्रदर्शन को आगे बढ़ाता है, जबकि डिस्ट्रेस क्या है, निष्पादन या प्रदर्शन को गिराता है, मतलब हमें बेहतर काम करने से रोकता है। जैसे कि यूस्ट्रेस का मतलब नई नौकरी शुरू करना, आपकी नौकरी लग जाती है, लेकिन आप किसी दूसरे शहर में लगती है। क्या, दूसरे शहर में आपकी नौकरी लगती है, तो आप सोचते हैं कि वहाँ जाके कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन ठीक है, जाना तो है ही, लेकिन तनाव रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहता। कक्षा में प्रेजेंटेशन देना, ये चीज़। या फिर हम देखें डिस्ट्रेस की, तो डिस्ट्रेस में क्या, जैसे अभिभावकों के बीच में तलाक हो जाए, कोई व्यक्ति किसी प्रिय को खो दे, कोई गंभीर बीमारी हो जाए, कहीं चोट लग जाए, तो बहुत समय तो जैसे कई बार तो किसी कोई विकलांग हो जाता है किसी चोट के कारण, तो उसकी वजह से उसके टेंशन तो रहती है, लेकिन एक समय के बाद वो उस टेंशन के साथ वह जीना सीख लेता है। क्या करता है, वह उस टेंशन के साथ जीना सीख लेता है, तो वह डिस्ट्रेस होता है। क्या कहलाता है, डिस्ट्रेस कहलाएगा। तो अब आगे बात करते हैं इसके। आगे आएगा हमारा प्रतिबल या दबाव के अन्य कारक, कि मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो व्यक्ति को दबाव में डाल देती है। क्या, कौन कौन सी चीजें जो व्यक्ति को दबाव में डाल देती है, उनके बारे में बातचीत करें।
तो इन्हें हम क्या कहेंगे? प्रतिबल दबाव के प्रकार। अन्य प्रकार की बात, एक आता हमारा अति दबाव या था अति दबाव। अति दबाव की बात करें तो यह तब होता है जब किसी व्यक्ति को निर्धारित सीमा से अधिक कार्य दे दिया जाए। मतलब कोई व्यक्ति है जो कुछ कार्य करता था, लेकिन अचानक क्या उसको जो निर्धारित है ना उससे ज़्यादा उसको काम दे दिया जाता है, तो वह क्या ओवरलोड की स्थिति में आ जाता है। कैसी स्थिति में आ जाता है? ओवरलोड की। अर्थात अत्यधिक कार्यबोझ से उत्पन्न होने वाला दबाव क्या कहलाता है? अति दबाव। क्या कहलाता है हमारे? अति दबाव। क्या किसे कहेंगे? अत्यधिक कार्यबोझ से उत्पन्न होने वाला दबाव हमारे क्या कहलाता है? अति दबाव कहलाएगा। अति दबाव में क्या होता है? छोटी छोटी घटनाएं भी तीव्र सामयिक अनुक्रिया को जन्म देती है। छोटी छोटी दिक्कतें होती है, छोटी छोटी बातें ही है ना, उससे ही मूड खराब रहता है अति दबाव का। फिर आता हमारा अल्प दबाव। क्या अल्प दबाव की बात करें तो अति दबाव के जस्ट विपरीत होता है, और ये तब होता है जब कोई व्यक्ति अरुचिकर या चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में हो, कि मतलब काम तो बहुत कम है लेकिन उसके काम समझ में ही नहीं आ रहा, काम उससे हो ही नहीं पा रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारा अल्प दबाव रहता है, अर्थात लगातार एक जैसे काम करने वाला व्यक्ति क्या हमेशा दबाव में रहता है। तो काम तो उसके पास कम ही है, काम ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो वैसे ही दबाव में रहता है। अब हम बात करें कारणों के आधार पर प्रतिबल या दबाव के प्रकार। किसके आधार पर? कारणों के आधार पर। तो कारणों के आधार पर देखें तो पहला आता हमारा भौतिक और पर्यावरणीय दबाव। क्या होता है? भौतिक और पर्यावरणीय दबाव आता है पहला। भौतिक और पर्यावरणीय दबाव की बात करें तो यह दबाव क्या ऐसा प्रकार है, यह दबाव का ऐसा प्रकार है जिसमें भौतिक मांगों के कारण, जिसमें क्या होता है? भौतिक मांगों के कारण हमारी शारीरिक स्थिति में परिवर्तन होता है। जैसे पौष्टिक भोजन की कमी, यदि व्यक्ति को ठीक से खाना नहीं मिलता, क्या व्यक्ति को यदि ठीक से खाना नहीं मिलता तो वह दबाव में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका शरीर ठीक से काम कर ही नहीं पा रहा है, तो दबाव में ही रहता है। कोई चोटिल हो जाता है, किसी व्यक्ति को नींद पूरी नहीं होती तो माथा ही दुखता रहता है। क्यों? क्योंकि ये किसी ने मारा पीटा भी नहीं, काम भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको नींद पूरी नहीं है तो हमेशा मूड खराब रहता है। क्यों? क्योंकि उसको स्ट्रेस रहता है। पर्यावरणीय दबाव परिवेश की अपरिहार्य दशाओं की वजह से होता है। जो पर्यावरणीय दबाव होते हैं वो क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि जो परिवेश है उसके चारों तरफ का, उसमें क्या है ठीक तरह का माहौल नहीं रहा, इस वजह से क्या हुआ है? पर्यावरणीय दबाव आया है। फिर आता है हमारे जैसे प्रदूषण, शोर, भीड़, प्राकृतिक जो आपदाएं होती है इसके अंदर इनको गिना जाता है। इनकी वजह से किसी व्यक्ति को दबाव होता है, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, इनकी वजह से भी दबाव आ सकता है। फिर बात करेंगे सामाजिक दबाव या सोशल स्ट्रेस। तो जब बाहरी कारणों और दूसरे लोगों से अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप, या बाहरी लोगों की वजह से या दूसरे लोगों से बातचीत करने के बाद यदि व्यक्ति को तनाव हो जाए, स्ट्रेस आ जाए, तो इसे सामाजिक दबाव या सोशल स्ट्रेस कहते हैं। जैसे बीमारी, मृत्यु, पड़ोसी से परेशानी, तनावपूर्ण संबंध, तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती है जो व्यक्ति को दबाव में, तनाव में डाल सकती है। फिर आता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या मनोवैज्ञानिक दबाव। तो मनोवैज्ञानिक दबाव की बात करें तो ऐसे दबाव जो हम स्वयं मस्तिष्क में उत्पन्न करते हैं, कहीं होते नहीं है। क्या? ऐसे दबाव होते नहीं है, हम क्या कर रहे हैं? हमने वो दबाव खुद उत्पन्न किए। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट होते हैं। इन दबावों को कई व्यक्ति तो आसानी से ले लेते हैं, मतलब उन चीज़ों को दबाव में आते नहीं है, और कई व्यक्ति इसमें स्ट्रेस में जाते हैं, अर्थात हमेशा ही दुखी रहते हैं। तो ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। ये दबाव का आंतरिक स्रोत है। क्या होता है? यह दबाव का क्या होता है? आंतरिक स्रोत होता है। मनोवैज्ञानिक दबाव की बात कर रहे हैं। आंतरिक स्रोत का मतलब व्यक्ति खुद ही पैदा करता है, जरूरी नहीं है कि ये हो। मनोवैज्ञानिक दबाव का मुख्य कारण कुंठा, द्वंद्व, आंतरिक दबाव, सामाजिक दबाव ये हो सकते हैं। आंतरिक दबाव जैसे कि मुझे हर काम में बढ़िया रहना है, मुझे परीक्षा में एक ही बार में पास होना है, तो ये मनोवैज्ञानिक दबाव है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, यदि आपकी तैयारी ठीक नहीं है तो आप तैयारी कीजिए, इसको इससे जोड़ के ना देखिए कि एक ही बार में पास होना चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रतिबल या दबाव के कारण। ये दबाव के कौन क्या कारण होते हैं उसके बारे में बातचीत करें। प्रतिबल या दबाव के कारण क्या है? तो दबाव उत्पन्न करने वाले कारकों को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेसर या प्रतिबल कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबलक कहते हैं जो दबाव उत्पन्न करते हैं। जैसे पहले आते हैं हमारे जीवन की घटनाएं। जीवन की घटनाएं कई बार हमारे अंदर दबाव उत्पन्न करती है। जैसे हमारी दिनचर्या को बाधित करने वाली, जीवन में उथल पुथल मचा देने वाली घटनाएं दबाव का कारण बनती है। हमारी क्या दिनचर्या को बाधित करने वाली और जीवन में उथल पुथल मचा देने वाली जो घटनाएं होती है, ये क्या है? दबाव का कारण बनती है। इनकी वजह से व्यक्ति दबाव में आ जाता है। जैसे घर बदलकर नए घर में जाना है,
क्या, घर बदल करके नए घर में जाना। तो इस वजह से क्या होता है, हमेशा दबाव रहता है, तनाव आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपको दिमाग में सेट होता है कि यार यहाँ तो ठीक से रह रहे थे, दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ से पता नहीं किस तरह से रह पाएंगे। फिर आता है कोई दीर्घकालिक संबंध आपका, तो ब्रेकअप हो जाए, गैर योजनाबद्ध। योजनाबद्ध की बात करें तो दो भागों में बांटा है इसमें, योजनाबद्ध, गैर योजना। योजनाबद्ध में तो क्या होता है, ये सब चीज़ पहले से पता होता है कि भैया घर छोड़ना है तो कैसे कैसे जाना है, कैसे कैसे नहीं जाना, क्या करना है, ये सब तो हम प्लानिंग कर सकते हैं इसकी। गैर योजनाबद्ध की बात करें तो किसी का प्रेम संबंध था, ब्रेकअप हो गया अचानक ही, तो गैर योजनाबद्ध है। व्यक्ति तनाव में तो आ ही जाता है, व्यक्ति क्या होता है, इससे तनाव में तो आ ही जाता है। फिर आती है हमारी परेशान करने वाली घटनाएं। क्या आती है, परेशान करने वाली घटनाएं या हैजल्स की बात करते हैं तो उनकी बात करें तो दैनिक जीवन में वे पक्ष जो दबाव उत्पन्न कर सकते हैं। क्या, वे पक्ष जो दबाव उत्पन्न कर सकते हैं, इनसे उत्पन्न दबावों की प्रकृति क्या होती है, व्यक्तिगत होती है। क्या होती है कि कई बार क्या, किन कुछ व्यक्तियों की वजह से आपको या कुछ चीज़ों की वजह से आपको दबाव रहता है। तो इनसे दबाव की प्रकृति, इनसे उत्पन्न दबाव की प्रकृति कैसी थी, व्यक्तिगत होती है। अर्थात व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उन चीज़ों को लेकर वो दबाव लेता है या नहीं लेता। जो लोग इन कारणों से दबाव महसूस करते हैं उनका मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य निम्न स्तर का होता है। मतलब जो इन चीज़ों की वजह से परेशान हो जाते हैं तो उनकी बात करते हैं, उनका मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य क्या है, निम्न स्तर का या बहुत छोटी सोच वाले माने जाते हैं। जैसे कि हमारे बिजली और पानी की समस्या होती है, जैसे बिजली नहीं आई, बिजली चली गई, मूड खराब हो गया, व्यक्ति का क्या हो रहा है, मूड खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिजली नहीं आई। ट्रैफिक समस्या है, ट्रैफिक में फंस गए, 2 मिनट की जगह 10 मिनट तक ट्रैफिक में फंसे हुए, आपको मूड खराब रहता है। तो ये होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि आपका हाथ नहीं है इसमें और आपका कंट्रोल भी नहीं है। तो या फिर घर में कलह है, घर में छोटी सी बात किसी ने कह दी तो उसी से आप स्ट्रेस में आ गए। छोटी सी बात आपने को किसी ने कह दी और आप उसी से दबाव महसूस करने लगे, तो इसका मतलब आपके अंदर क्या है, निम्न स्तर का हमारे मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, निम्न स्तर का मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य क्या निम्न स्तर का माना जाएगा ऐसे व्यक्तियों का। फिर बात करें अभिजातज्ञ या आघातक घटनाएं। क्या, अभिजातज्ञ या आघातक घटनाओं की बात करें, जिसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स कहते हैं। जिसे कहते हैं किसी को ट्रॉमा मतलब कोई भयंकर आघात लग गया। तो क्या होता है, इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की गंभीर घटनाएं शामिल होती है। इसके अंदर क्या होता है, अनेक प्रकार की गंभीर घटनाएं शामिल होती है। जैसे को रेल सड़क दुर्घटना, सुनामी, भूकंप, अग्निकांड, चोरी, इस तरह की बहुत सारी गंभीर घटनाएं शामिल होती है। इस प्रकार की घटनाओं का प्रभाव कुछ समय बाद भी दिखाई दे सकता है तथा कभी कभी ये प्रभाव क्या, दुश्चिंता, अतीतावलोकन, स्वप्न के रूप में सतत रूप से बने रहते हैं। ट्रॉमेटिक की या आघातक की बात करते हैं तो इन चीज़ों की वजह से भी व्यक्ति के तनाव हो जाता है। ऐसी स्थिति में दबाव का सामना करने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। क्या होता है कि यदि ऐसी स्थिति आती है तो व्यक्ति खुद उन तनाव से या उन दबाव से नहीं निकल पाता। क्या, उस दबाव से खुद नहीं निकल पाता। उसके लिए क्या है, डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो हमने ये प्रतिबलक या दबाव देखा। अब हम देखेंगे दबाव के प्रकार। क्या हमारा अगला टॉपिक रहेगा, दबाव के प्रकार। दबाव कितने तरह का होता है। पहला दबाव आता है हमारा भावनात्मक या संवेगात्मक दबाव। पहला क्या था हमारा, भावनात्मक या फिर संवेगात्मक दबाव की बात करेंगे। तो बात करें वे व्यक्ति जो दबावग्रस्त होते हैं, मतलब टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, प्राय आकस्मिक रूप से अपनी मन स्थिति में परिवर्तन महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुद को पता चल जाता है कि मेरा मूड खराब है, अभी मेरे से बात मत करो। तो इससे पता चल जाता है कि आकस्मिक रूप से वो अपनी मन स्थिति में परिवर्तन महसूस करते हैं। ऐसे लोगों का व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसके कारण वे परिवार और मित्र सभी से कट जाते हैं, अर्थात सभी से दूर रहने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों का व्यवहार क्या होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, उनमें विश्वास की कमी आती है, दुश्चिंता होती है, बात बात में हर बात की घबराहट रहती है, अवसाद की भावना आती है। अवसाद मतलब खुद को हमेशा चीज़ों के मामले में नीचा देखना। नीचा देखने का मतलब होता है कि लूजर समझना, अपने को हारा हुआ महसूस करना। इस तरह की भावना आती है दबाव के अंदर, यदि कोई व्यक्ति दबावग्रस्त होता है तो ये होते हैं हमारे भावनात्मक या संवेगात्मक प्रभाव। दूसरा होता है हमारा शरीर क्रियात्मक प्रभाव। या शरीर क्रियात्मक प्रभाव की बात करें तो दबाव के कारण शरीर में कुछ हार्मोन जैसे एड्रेनलिन, कार्टिसोल, इनका स्त्राव बढ़ जाता है। क्या होता है, एड्रेनलिन और कार्टिसोल जैसे जो हार्मोन है इनका प्रभाव बढ़ जाता है शरीर के अंदर। तो इन्हें कहते हैं शरीर क्रियात्मक प्रभाव।
ये हार्मोन हृदय गति, रक्तचाप, उपापचय, शारीरिक क्रियाएं, इन सब के अंदर विशिष्ट रूप से परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? इनके अंदर विशेष रूप से परिवर्तन कर देते हैं। यह होते हैं हमारे शरीर क्रियात्मक प्रभाव। तीसरा आता हमारे संज्ञानात्मक प्रभाव। क्या था? संज्ञानात्मक प्रभाव की बात करें तो उच्च दबाव से व्यक्ति मानसिक अतिभार से ग्रसित हो जाता है। बहुत ज्यादा दबाव यदि व्यक्ति के ऊपर होता है तो व्यक्ति क्या होता है? अतिभार से ग्रसित हो जाता है। अतिभार का मतलब होता है कि हमेशा ही ऐसा लगता है कि जैसे कोई सिर पर पत्थर बांध रखा हो, तो ऐसे इतना महसूस करता है। व्यक्ति में ठोस निर्णय लेने की क्षमता तेजी से कम होती है, अर्थात डिसीजन पावर उसकी कमजोर होने लगती है। घर में, जीविका में, मतलब जहाँ नौकरी करता है, काम करता है, या फिर कार्य स्थान पर लिए गए जो निर्णय होते हैं, कई बार वो गलत निर्णयों की वजह से तर्क वितर्क हो जाता है, तू में हो जाती है, और डिसीजनों की वजह से असफलता आती है, वित्तीय घाटा आता है, यहाँ तक कि कोई गलत डिसीजन की वजह से आपकी नौकरी भी जा सकती है। क्या? गलत डिसीजन की वजह से आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो संज्ञानात्मक प्रभाव, हम ये देख रहे हैं दबाव के प्रभाव। यदि कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है, दबाव में है, तो उसके जीवन में किस तरह के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। फिर बात करेंगे व्यवहारात्मक प्रभाव। इसकी व्यवहारात्मक प्रभाव की बात करें तो इससे क्या? एकाग्रता में कमी आती है, चीजों को सोचने में, याद करने में दिक्कत आती है, वो कर नहीं पाता। अल्पकालिक स्मृति क्षमता में कमी भी इसी के परिणाम स्वरूप होती है, मतलब कि कई बार चीजें थोड़ी थोड़ी देर में भूलने लगता है व्यक्ति क्या? थोड़ी थोड़ी देर में चीजें भूलने लगता है, छोटी छोटी चीज भी याद नहीं रख पाता है। दबाव का प्रभाव हमारे व्यवहार पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दबाव होता है तो दबाव का प्रभाव भी क्या होता है? हमारे व्यवहार में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। ऐसा नहीं है कि हम हमारे कई बार व्यक्ति की बातों से पता चल जाता है कि व्यक्ति दबाव में है या नहीं। जैसे कम पौष्टिक भोजन करना, मतलब बात बात में भाग जाता हो, काम करने की इच्छा ही नहीं है उसकी कुछ भी। तो उत्तेजक पदार्थ जैसे हमारा कैफीन, सिगरेट, इनका अत्यधिक सेवन करता है, ड्रग्स का सेवन करने लगता है। किसका सेवन करने लगता है? ड्रग्स का सेवन करने लगता है। कुछ प्रमुख प्ररूपी व्यवहार दिखते हैं, जैसे हमारा अनिद्रा, प्रतिरूपों में गड़बड़, मतलब टाइम से नहीं सोना, टाइम से नहीं जागना, अनुपस्थिति में वृद्धि, हर बात को छोड़ छोड़ के भाग जाना, कार्य निष्पादन में हास, मतलब जो भी काम करता है तो काम करने में इतना बढ़िया नहीं लगता, बल्कि काम करके देता है जैसा कि जैसे वो घास काट दी काम में, ऐसा काम करके देता है। तो इससे साफ पता चल जाता है कि व्यक्ति दबाव। अब हम देखेंगे दबाव के लक्षण। तो यदि व्यक्ति दबाव में है तो उसके लक्षण कैसे कैसे होते हैं। जैसे पहला आता हमारा संज्ञानात्मक लक्षण। क्या था? संज्ञानात्मक लक्षण की बात करें तो पहला आता हमारा इसमें कमजोर स्मृति, मतलब याददाश्त में कमी रहती है। दूसरा, एकाग्रता का अभाव। तीसरा, गलत निर्णय लेते हैं बार बार, केवल नकारात्मक चीजें देखते हैं। तो संज्ञानात्मक लक्षण के अंदर क्या? कमजोर स्मृति होती है, एकाग्रता का अभाव, गलत निर्णय और केवल नकारात्मक देखना। फिर आता हमारा संवेगात्मक लक्षण। कौन सा संवेगात्मक लक्षण की बात करें हम तो इसमें कौन कौन सी चीजें गिनेंगे? मन स्थिति में लगातार परिवर्तन होता है। क्या होता है? मन स्थिति में लगातार परिवर्तन होता है। व्यक्ति आराम नहीं कर पाता। क्या है? व्यक्ति आराम नहीं कर पाता, उतावलापन रहता है उसके अंदर, हमेशा डर रहता है, अवसाद रहता है, अकेलेपन का भाव रहता है। तो संवेगात्मक लक्षण की बात करें तो मन स्थिति में लगातार परिवर्तन होता रहता है, आराम नहीं कर पाता, डर लगा रहता है, अवसाद की स्थिति रहती है, अकेलेपन का भाव रहता है। फिर बात करें शारीरिक लक्षण की। इसकी शारीरिक लक्षण की बात करें तो सिर दर्द रहता है, सीने में दर्द, चक्कर आना, तेज हृदय गति, तो इस तरह की चीजें होती है व्यक्ति के अंदर शारीरिक लक्षण के अंदर। व्यवहारात्मक लक्षण की बात करें तो व्यवहारात्मक लक्षण के अंदर क्या होता है? व्यवहारात्मक लक्षण के अंदर आत्मसम्मान में कमी, दीर्घकालीन योजना का अभाव, अनियमितता, नशे का सेवन करने लगता है। तो आज यहीं तक रखेंगे, आगे का भाग हम अगले जो फाइनल पार्ट होगा हमारा उसके अंदर देखेंगे, और उसके अंदर हमारा ये बिहेवियर का टॉपिक है, इसको कंप्लीट पूरा कर देंगे हम। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपको कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका एक और पार्ट आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। थैंक यू।